वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम रीड नंबर 3 लेकर वापस आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। द सीक्रेट ऑफ द मशीन्स बाय रडियर्ड किपलिंग। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। रडियर्ड किपलिंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। रडियर्ड किपलिंग में कहूँगा इन्हें। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ध्यान रखना, रुडयार्ड नहीं है, रुडयार्ड, YARD हम यार्ड में चले जाते हैं, ये रडियर्ड है। सबसे पहली बात रडियर्ड किपलिंग। और रडियर्ड किपलिंग बहुत ही ज़्यादा रेवर्ड, REVERED में वर्ड यूज़ करूँगा। रेवर्ड मतलब सम्मानित राइटर्स में से एक हैं। और इंग्लिश राइटिंग में, पोएट्री में, फिक्शन में, शॉर्ट स्टोरी के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है। इनकी एक बहुत ही सुंदर पोम है इफ़, उसका नाम इफ़ है, सिर्फ इफ़। तो इतनी ब्यूटीफुल पोम है और उसके अंदर इतना ज़्यादा लाइफ का जो सार है वो दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं है पोम, पर थोड़ी उसके अंदर जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ही सुपर्ब है। तो उसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एज ए ह्यूमन मैं रेकमेंड करता हूँ आपको कि यू शुड गो फॉर इट। सबसे पहली बात। नंबर सेकेंड, रडियर्ड किपलिंग का जन्म हुआ था 1865 में। 1865 में जन्म हुआ बॉम्बे, जो उस टाइम का बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इंडिया का जो पार्ट था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। और पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र उस टाइम पे मौजूद नहीं था वो बॉम्बे के एरिया से ही जाना जाता था। और एग्जैक्ट बॉम्बे में ही उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने अपने बारे में ऐसा लिखा भी था कि उनकी जो बायोग्राफी है, रडियर्ड ने इसमें अपनी बायोग्राफी में भी ऐसा लिखा है और बताया है कि मैं बॉम्बे को मदर ऑफ ऑल सिटीज़ मानता हूँ, सभी सिटीज़ की माँ मानता हूँ। और मेरे हाथ जो हैं, मेरे हाथों के अंदर मैं पाम की ट्री और समुद्र को एक साथ देखता हूँ। वो समुद्र का जो किनारे हैं बॉम्बे के, वो उन्हें बहुत पसंद थे। और बॉम्बे उनका जन्म स्थान है। और उनके फादर एसोसिएट प्रोफेसर, आर्किटेक्चरल प्रोफेसर थे, जो आज की तारीख के अंदर एक कॉलेज है बॉम्बे के अंदर, जो अब आज की तारीख में मुंबई हो चुका है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसको हम नाम जानते हैं जीजी भाई स्कूल ऑफ आर्ट्स, जो वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 स्कूल्स में से एक है आर्ट्स का। उसके अंदर वो प्रोफेसर थे और वो यहाँ के उनकी मदर के साथ रहे, उनके फादर रहे। तो उनका बॉर्न एंड बॉटअप यहीं पे हुआ था रडियर्ड किपलिंग का। तो काफ़ी पर स्कूलिंग के लिए वो फॉस्टर होम में इंग्लैंड चले गए और आगे वो अपने जीवन के अंदर आगे पढ़े और बहुत ज़्यादा पावरफुल बने एज अ ग्रेट राइटर। 1897 के अंदर ऐसा एक फैक्ट है, जानने योग्य बात है, 1897 के अंदर ये वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेड राइटर बन चुके थे। सबसे बड़ी बात, 1897 तक ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड राइटर थे। दूसरा, इनकी लाइफ के दो जो सबसे बड़े काम है, द मैन हु वुड बी किंग, एक आदमी जो राजा बन सकता था। और दूसरा सबसे फेमस, जिसको आप पर्सनली जानते हैं और कोई ऐसा बंदा नहीं है दुनिया के अंदर जो नहीं जानता होगा, द जंगल बुक। जंगल बुक इन्होंने ही लिखी थी। जंगल बुक, मोगली, हमारा बचपन उसमें बीता है। मेरा बचपन तो दूरदर्शन पे मोगली देखते हुए बीता है। आपका भी आई होप कि जंगल बुक लेटेस्ट आपने डिज्नी की देखी होगी, आपको आइडिया होगा कि ड्रीम वर्क्स डिज्नी का जो प्रोडक्शन है उसमें कितने अच्छे तरीके से मोगली को बताया गया है। मोगली, बघीरा, ये सब जो स्टोरीज़ वगैरह आपको पता ही है, बलू है उसके अंदर, वो सारी की सारी स्टोरी हमारे बचपन की स्टोरीज़ हैं, हम उससे कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही फेमस और प्रोलिफिक राइटर है। शॉर्ट स्टोरीज़ उन्होंने बहुत सारी लिखी है। हिंदी के अंदर भी गूंगा दिन इनका बहुत ही फेमस वर्क है, हिंदी के अंदर लिखा है इन्होंने, चूँकि ट्रांसलेट इंग्लिश में लिखा है पर उसको ट्रांसलेशन हिंदी में किया, पर उसका नाम इन्होंने गूंगा दिन ही रखा है, पहली बात। दूसरा, 1907 के अंदर, 1907 के अंदर इनको जो सबसे बड़ा पुरस्कार किसी भी लिटरेरी आदमी को मिलना चाहिए, वो इनको सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, जिसका नाम था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार फॉर व्हाट? फॉर लिटरेचर। और दुनिया के पहले इंग्लिश राइटर हैं, इंग्लिश राइटर जिससे नोबेल पुरस्कार मिला 1907 में। और उनका भी एक और साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि 1907 के अंदर जब इनको ये अवार्ड मिला तब उनकी उम्र 42 ईयर्स, 42 वर्ष के थे। तो अभी भी आज तक भी वो स्टिल यंगेस्ट है। वो रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा कि उनसे यंग कोई आदमी को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। यंगेस्ट एवर इंसान को नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। नोबेल पुरस्कार मिलना तो मतलब एक हाई पॉइंट है, इससे ऊपर कुछ जाता ही नहीं है। मतलब कहते हैं ना, आप मूवी देखते हैं तो आप ऑस्कर्स के लिए जा रहे हैं, तो उस प्रकार का कामकाज रडियर्ड किपलिंग का था। और
इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम ऐसे अजीब अजीब भी काम किए, World War I, World War II। ये थोड़ा मैं उसकी ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर इनका बिहेवियर के अंदर बहुत चेंज आया, और एक समय पे ये हिटलर के भी हितैषी हो गए थे, और हिटलर की बहुत सारी बातों को वो ओके डन करते थे, और ऐसी बहुत सारी बातें इन्होंने अपने काफ़ी बुक्स के अंदर हिटलर का जो स्वस्तिक है उसे भी उल्टा छापा है। तो ये भी एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, हमको उससे कोई वो उनका पर्सनल थॉट प्रोसेस है जो भी था। और आप अगर विकीपीडिया पे सर्च करेंगे या थोड़ा जानेंगे इनके बारे में तो आपको एक बात जानने को मिलेगी, पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर से ज़्यादा जर्नलिस्ट, ही वॉज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, अच्छे जर्नल्स लिखते थे और न्यूज़पेपर्स में इनका बहुत प्रोलिफिक वर्क है। तो जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूँ, गुलजार के बारे में भी हमने बात की थी, राइटर्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। राइटर्स के जो वर्क्स हैं उन्हें हम नहीं भुला सकते हैं, और ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो रडियर्ड किपलिंग मेरी लाइफ का हिस्सा है। मैंने इफ़ सबसे पहले पोम पढ़ी थी जो व्हेन आई वाज इन BA, एंड आई वाज रियली ऑड बाय दैट। मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत दीवाना हो गया इस राइटर का कि इनके अंदर कितनी गहरी सोच है। जंगल बुक मुझे लेटर ऑन पता चला, क्योंकि मुझे पता था, जंगल बुक मैं देख चुका था पर मैंने रीड नहीं की थी, और जब रीड किया तो आई गेट टू नो कि ये कितने प्रोलिफिक राइटर है। ठीक है, तो और इनका नाम भी जो रडियर्ड है वो लंदन के अंदर एक रडियर्ड लेक है उनके ऊपर। इनके माता पिता को वो लेक बहुत ज़्यादा पसंद थी, रडियर्ड लेक, इसलिए इनका नाम रडियर्ड किपलिंग रखा गया। दूसरा, इनकी जो शादी हुई, इनके ब्रदर ने उनकी हेल्प आउट किया और इनके लिए लड़की ढूंढी, और वो जो लड़की जिनसे इनकी शादी, उनसे उनके 3 बच्चे हुए, और एक निमोनिया में चला गया सबसे पहला जो बच्चा था, जो सब नंबर 2 था, World War I के अंदर उनकी डेथ हो गई, और नंबर 3 जो था उनका भी सबसे छोटी बच्ची थी, और उसके बाद उनका भी कुछ समय के बाद देहांत हो गया। जब वो देहांत हो गया उसके बाद इनका ऐसा कहते हैं हृदय परिवर्तन हो गया, और रडियर्ड किपलिंग सब सिर्फ बच्चों की स्टोरीज ही लिखने लगे। जंगल बुक उसके बाद ही लिखी है इन्होंने। तो ये जो बच्चों के प्रति इतने ज़्यादा वो कहते हैं ना कि मन से जुड़ने लग गए, तो ये इनकी लाइफ की स्टोरी है। तो और 1936 में लंदन के अंदर इनका निधन हो गया, और वेस्टमिंस्टर एबी, जहाँ पे दुनिया के सारे पोएट्स को दफनाया जाता है, जो उनकी शरण स्थली इसको माना गया था, रेस्टिंग, जो उनका पीस रेस्टिंग करने की जो जगह है वो है वेस्टमिंस्टर एबी। तो वहाँ पे इनको दफनाया गया है। अगर आप कभी लंदन की यात्रा करें तो आप उनका स्मारक देख सकते हैं, रडियर्ड का। तो ये रचे बसे हैं इंग्लैंड में और भारत के अंदर। भारत की मिट्टी से निकला एक सपूत, ऐसा मैं मानता हूँ कि बहुत ही ग्रेट राइटर, और इनकी राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंडियननेस है, बहुत ज़्यादा भारतीयपना है। तो आप ज़रूर पढ़ना इसे, रडियर्ड किपलिंग को, आपको मज़ा आएगा। अब हम शुरू करते हैं इनका जो सीक्रेट ऑफ द मशीन्स, जो रीड 3 है हमारा, उसे हम पढ़ते हैं। वी वर टेकन फ्रॉम द ओवर बेड एंड द माइंड। हमें उठाया जाता है, अभी मशीन के बारे में बता रहे हैं, मशीनें कैसे बनती हैं। वी वर टेकन फ्रॉम द ओवर बेड एंड द माइंड। हमें उठाया जाता है ओवर बेड में से। ओवर क्या है कि एक ऐसा पत्थर या ऐसा कोई जो खदानों के अंदर, माइन जो हम खाने होती है, खदान होती है, खदानों के अंदर हम अंदर जाते हैं, तो माइंस के अंदर जब हम खुदाई करते हैं तो हमको बहुत सारा मटेरियल मिलता है, कच्चा माल मिलता है। अब वो कोयला भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, बॉक्साइट हो सकता है, जिप्सम हो सकता है। तो उसको फिर बाहर निकाल के उसको क्लीन किया जाता है, तो पता चलता है हाँ ये लोहा है, ये आयरन ओर है, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें, ये तांबा है, ये मेटल है, अलग अलग टाइप की चीज़ें। तो वो हमको निकाला जाता है पहले माइंड में से, आयरन ओर बेड में से। जब सब मिक्स पड़ा है तो वो अपने फॉर्म में नहीं है, वो सब यूँ पत्थरों की तरह पड़ा हुआ है, उसको हमको निकाला जाता है। वी वर मेल्टेड इन द फर्नेस। फिर हमें गलाया जाता है। वी वर मेल्टेड इन द फर्नेस। फर्नेस भट्टी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आग लगाई जाती है। आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में देखा होगा, तो उसके अंदर वो गलाया जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पे उसे किया जाता है कि लोहा पिघल जाए, तो वो बहुत आपने देखा लावा जैसा निकलता है। फर्नेस एंड द पिट। पिट मतलब वो गोला जो जिसको हम बोलते हैं कि जिसके अंदर भट्टी की आग, जमीन के अंदर पिट बनाया जाता है, उसके अंदर हमें डाला जाता है, हमारे को वापस उसके अंदर डाल के। ये हम मशीनें खुद की बात बता रही है, अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो बता रही है। हमें माइंस में से निकाला जाता है, ओर बेड में से, फिर हमको गलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर हमको पिघला के अलग अलग तरीके से अलग किया जाता है। एंड वी वर कास्ट। फिर हमें कास्ट किया जाता है। कास्ट मतलब क्या है कि हमको एक चीज़ के अंदर ढाला जाता है, सांचे के अंदर रखा जाता है। एंड रॉट मतलब हमें शेप दिया जाता है, लंबा किया जाता है, छोटा किया जाता है, वो ढांचे में डाल के फिर लंबा चौड़ा छोटा मोटा किया जाता है। फिर हैमर्ड, फिर हमारे को हैमर किया जाता है, हथौड़े मारे जाते हैं।
टू डिज़ाइन, जो भी जिस प्रकार की हमको डिज़ाइन चाहिए। हमको सरिया चाहिए तो सरिया बन जाएंगे हम, हमको आपको हथौड़े का नोक बनानी है तो वो बन जाएंगे, कुल्हाड़ी का आगे वाला हिस्सा बनना है तो बन जाएंगे, ठीक है, पतली तार बनानी है तो बन जाएंगे, छोटी पिन बननी है तो बन जाएंगे, किसी टाइप का पिलर बनना है बहुत बड़ा तो बन जाएंगे। तो वो जो आपके ऊपर डिपेंड है, आप हमें जो बनाना चाहो। आप हमें कास्ट करते हो, हमें सांचे में डालते हो, रॉट करते हो, हमें घुमाते हो, रिंग करते हो, एंड हैमर्ड, और उसे पीटा जाता है ठोक ठोक के। जब वो गर्म होता है लोहा तभी उसे पीटा जाता है, आपने देखा होगा। तो उसकी डिज़ाइन की है। वीवर कट, हमें काटा जाता है, हमें फाइल किया जाए। फाइल मतलब स्मूदिंग, आपने देखा होगा ना, वो सैंड पेपर से स्मूदिंग करते हैं, तो हमें फाइल किया जाता है, छोटी छोटी फाइलिंग से फाइल की जाती है। एंड टूल्ड, हमें अलग अलग टूलों के अंदर घुमाया जाता है, मोड़ा जाता है, घुमाया जाता है, अलग अलग टूल हमारे ऊपर यूज़ किए जाते हैं। एंड गॉज टू फिट, गॉज मतलब हमें नापा जाता है कि परफेक्ट कितने नाप के हम एक सेकेंड, एक वैत जिसको गुजराती में क्या बोलते हैं आपके, एक दौरे का 100 जिफी का भी फर्क नहीं होता, एक पॉइंट का भी, एक दौरे की साइज़ का भी हम पे फर्क नहीं होता, और फिट किया जाता है परफेक्ट, ताकि वो परफेक्ट फिट रहे। कि आपने देखा होगा ना कितने mm के सरिये होते हैं, तो वो परफेक्ट सब उस mm की होती है, एक भी ऊपर नीचे नहीं होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हमको उस एकदम परफेक्टली फिट किया जाता है। सम वाटर, थोड़ा हमको जो गर्मी होती है उसको हमको थोड़ा ठंडा करने के लिए थोड़ा वाटर लगता है हमारे अंदर, ठीक है। कई बार हमको वाटर, कई बार कोल, हमको गर्म करने के लिए कोयल चाहिए, एंड ऑयल, और थोड़ा ऑयलिंग भी हमको चाहिए। तो अब मशीनें किससे काम करती हैं आप देखेंगे, पानी से भी काम करती हैं, कोल से काम करती है, कोयला भट्टी उसको गर्म, और ऑयल मतलब वो उसको स्मूदिंग, ताकि वो मशीनरी काम करती रहे। ऑल भी आस्क, हमको 3 चीज़ें हमारे खाने के लिए चाहिए। तो वाटर चाहिए, पानी हमको ठंडा रखता है, कोल चाहिए, एंड ऑयल इज ऑल वी आस्क। ऑयल हमको, और हमको उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एंड द 1000th of an inch to give us play, और एक छोटा एक इंच का भी 1000वां हिस्सा चाहिए हमें अपना खेल दिखाने के लिए। उससे भी कम में आप अपना खेल दिखा सकते हैं, हमें कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंच का भी 1000वें हिस्से में अगर हमको मौका मिल जाए, हमको ये 3 चीज़ें मिल जाए, तो हम अपना काम कर लेंगे। तो मशीनरी कोई ज़्यादा एरिया वो घेरती हो, बात सच है, पर उसको अपना काम करने के लिए कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमको इंच के 1000वें हिस्से से भी कम जगह के अंदर हम अपना काम चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं। एंड नाउ इफ़ यू विल सेट अस टू आर टास्क, और ये सब हमको जब हम आपने रेडी कर दिया, हमें रॉट कर दिया, हमें रिंग कर दिया, हमें कट कर दिया, फाइल कर दिया, कास्ट कर दिया, हैमर कर दिया, सब कुछ करने के बाद जब आप हमें काम पे लगाते हो, जब आप हमें काम पे लगा देते हैं, वी विल सर्व यू 4 and 20 hours a day, तब हमें आपको 4 और 20 घंटे, यानी कि टोटल 24 घंटे, दिन के 24 घंटे हम आपकी सेवा करेंगे। हम रुकेंगे ही नहीं, हम ना थकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम टूटेंगे, हम लगातार आपके लिए काम कर देंगे, क्योंकि हम मशीन है। हमें क्या चाहिए, कोल चाहिए, ऑयल चाहिए और पानी चाहिए, बस 3 चीज़ें अगर आप हमको देते रहें, कोल एनर्जी, वो अगर हमको मिलती रहे, तो हम लगातार काम करते रहेंगे। आपके लिए 24 घंटे हम काम करते ही रहेंगे। वी विल सर्व यू, हम आपकी सेवा करेंगे फॉर 4 and 20 hours a day। सही है। वी कैन पुल, हम चीज़ों को खींच सकते हैं, आपने क्रेन्स देखी होंगी, एंड हॉल, पकड़ के ला सकते हैं, एंड पुश, धक्का दे सकते हैं, एंड लिफ्ट, उठा सकते हैं, एंड ड्राइव, चला सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हम चीज़ों को खींच सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को। आपने देखा पुली, एक छोटा वो देखा हो ना, कुछ गोल सी पुली होती है, वो किसी बाल्टी को हमको कुएं में से निकालना है तो हम पुल कर सकते हैं उसको, पुली। एंड हॉल, किसी चीज़ को पकड़ के खींच के लाना है तो हम कर सकते हैं। पुश कर सकते हैं, हम चीज़ों को धक्का दे सकते हैं। और लिफ्ट तो आप एलिवेटर, आप देखो वो मशीन का ही एक प्रोग्राम है। ड्राइव, कार हम चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, चक्का चलता है, वो किस प्रकार से चलता है। वी कैन प्रिंट एंड प्लाव, हम प्रिंट कर सकते हैं चीज़ों को, मतलब शब्दों को नाप सकते हैं, शब्दों को हम प्रिंट कर सकते हैं, एंड प्लाव कर सकते हैं। प्लाव का मतलब हम खेती जब करते हैं तो उसके अंदर जब उसके अंदर जिस प्रकार की रिजेस बनती है, तो प्लाव मतलब उसको हम खेती कर देना, तो प्लाव भी कर सकते हैं, वीव कर सकते हैं, हम चीज़ों को सिल सकते हैं। चीज़ों को आप देखें ना, बड़ी बड़ी मशीनरीज के अंदर वो उसको सिलती है। एंड हीट, चीज़ गर्म करते हैं, बड़े बड़े फर्नेसेस गर्म करते हैं चीज़ों को। एंड लाइट, आग भी लगा सकते हैं, लाइट मतलब रोशनी दे सकते हैं। तो ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ें, पुल कर सकते हैं, हॉल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। हम चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं, प्लाव कर सकते हैं, खेती के लिए हम अपना खाना खा सकते हैं, हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं प्रिंट करने के बाद। वीव, कपड़ा पहन सकते हैं। हीट, जब बहुत ज़्यादा सर्दी बैठ जाए तब हम उसको हीट, अपने खुद के लिए जो फर्नेस यूज़ करते हैं, हीटर्स हैं, वो हमारे लिए मशीनरी का ही काम करते हैं। फिर हम लाइट यानी टॉर्च है, जो हमारी वो एक प्रकार का मशीनिकल
मैकेनिकल डिवाइस ये, और भी बहुत सारी चीज़ें, अब एसी वगैरह भी आ चुके हैं तो आपको ठंडा गर्म सब कुछ कर सकते हैं। मशीनरी हमारे लिए इतना सारा काम करती है। वी कैन रन एंड रेस, हम भाग भी सकते हैं, आप देखें रेसिंग कर सकते हैं। बाइसिकल भी एक टाइप का मशीनी मैकेनिकल टूल है। फिर आप देखोगे तो प्लेन में भी आप जा सकते हो, मोटर बाइक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। एंड स्विम, हम स्विम भी कर सकते हैं। स्विम कैसे, आप जो जहाज़ के ऊपर जाते हैं वो बोट हैं, वो भी सब मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। फिर आप देखेंगे तो आप जो सबमरीन है, पनडुब्बी जिसको बोलते हैं, वो भी अंदर पानी के अंदर तैरती है। फ्लाई कर सकते हैं हम प्लेन में, एरोप्लेन के अंदर, हेलीकॉप्टर्स के अंदर डाइव कर सकते हैं। समुद्र के अंदर तक अभी हम मशीन के द्वारा जा सकते हैं। मैकेनिकल डिवाइसेस हम इतने ज़बरदस्त हो चुके हैं, हम रन कर सकते हैं, उसके साथ हम भाग सकते हैं, हम उसके साथ रेस कर सकते हैं, आपस में दौड़ा कर सकते हैं। बहुत सारी आपने देखा मोटर बाइक रेसेस वगैरह सब कुछ होती है। स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं, फ्लाई, उड़ सकते हैं। मतलब ऐसा जो ह्यूमन आज तक जो काम नहीं कर पाया वो हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चीता से भी तेज भाग सकते हैं। वी कैन सी एंड हियर एंड काउंट एंड रीड एंड राइट। ये देखो, एक कैलकुलेटर की सब बात कर सकते हैं। हम आपको देख सकते हैं, कैमरा आपको देख सकता है, हम आपको देख सकते हैं। एंड हियर, हम आपको सुन सकते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग हो सकती है। काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेटर आप देखो काउंट कर सकता है। कंप्यूटर कंप्यूट करता है चीज़ों को। एंड रीड, हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एंड राइट, हम लिख भी सकते हैं। मतलब आप अभी तो आप देखेंगे वॉइस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। तो हम मशीन, मैकेनिकल डिवाइसेस और मशीन्स इतने सुपर और इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो उस चीज़ को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, अब ये सब उनकी जो प्रक्रिया थी वो सब करने के बाद वो बोलते हैं, बट रिमेंबर प्लीज द लॉ बाय विच वी लिव। बस इस बात का ध्यान रखना कि जिस लॉ के साथ हम चलते हैं, लॉ मतलब जिस कानून से हमको बनाया गया है और जिस कानून से हमारा निर्माण हुआ है, जिस कानून से हम चलते हैं, बाय विच वी लिव, वी आर नॉट बिल्ड टू कॉम्प्रीहेंड अ लाई। हम लोगों को नहीं बनाया गया है किसी लाए को, झूठ को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए। कॉम्प्रीहेंड का मतलब यहाँ पे क्या है, हम किसी झूठ को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हमको नहीं बने। हम जो हैं वो हैं, हम सत्य ही काम करते हैं। जैसा हमको अपने मैकेनिकली हमको ऐड किया, हम वैसा ही काम करेंगे। एसी कभी माइक्रोवेव का काम नहीं करेगा, तो समझे, हम झूठ नहीं कर सकते। हम हमारे अंदर जैसा प्रोग्रामिंग करोगे हम वही काम करेंगे। तो वी आर नॉट बिल्ड टू कॉम्प्रीहेंड, ये जो लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट। हम कितना भी हम काम करते हैं पर हम झूठ नहीं है, हम जो हैं वो हैं। वी कैन नीदर लव नॉट पिटी नॉट फॉरगिव। अब हमारे अंदर कोई भावनाएं भी नहीं है, हम ना तो हम किसी को प्यार कर सकते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस किसी को प्यार नहीं कर सकते। नॉट पिटी, हम किसी के ऊपर दया भी नहीं कर सकते। चलो भैया इसके पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं, इसने मेरा बहुत ख्याल रखा तो मैं फ्री में थोड़ा चल जाता हूँ पंखा, ऐसा सोच के अपने मालिक को हवा नहीं देता। पिटी नहीं कर सकते। नॉट फॉरगिव, हम किसी को माफ़ भी नहीं करते हैं। माफ़ का सेंस कैसे है कि बिजली का मीटर है, आप मालिक को बोले नहीं यार बहुत अच्छा है बिजली का मीटर, मेरा मालिक है, मैं उसमें उंगली डालता हूँ, तो वो आपको झटका देने ही वाला है, तो वो आपको फॉरगिव नहीं कर देगा, वो आपको झटका दे के आपको हैरान कर देगा, मतलब आपको जान भी ले सकता है। इफ़ यू मेक अ स्लिप इन हैंडलिंग अस यू डाई। और सबसे बड़ी बात, अगर आप हमको हैंडल करने में, हमारा ध्यान रखने में ज़रा सा भी स्लिप किया, मशीन्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मशीन को अगर आपने ढंग से उसका हैंडल नहीं किया तो आप मृत्यु के करीब, आप मर भी सकते हो किसी भी हालत में। गाड़ी का रेस ज़्यादा दे दिया तो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, आपके ब्रेक फेल हो गए तो आप जाओगे। आपने हैंडल सही नहीं किया तो कहीं पर भी किसी ऐसी जगह पे किसी खुले वायर के ऊपर हाथ लगाया तो यू विल डाई। कोई इसका कोई उपचार नहीं है, आपको मरना ही पड़ेगा। दो आवर स्मोक में हाइड द हेवेंस फ्रॉम योर आइज। हमारे जो स्मोक है, क्या हम अपनी जो भट्टियाँ चलाते हैं, जो भी हमारा फर्नेस चलता है, जो भी हमारा जो स्मोक है, हमारे यहाँ से जो धुआं निकलता है, वो आपको कई बार ऐसा लगता है कि हेवेंस को ढक दिया। हेवेंस मतलब स्काई को बोला गया। आपकी आंखों से आपको सूरज भी दिखाई नहीं देता, इतना धुआं सब जगह हो जाता है। हम जब इतनी वीविंग करते हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ में से हम गुजरते हैं तो हम देखते हैं पूरा पानी गंदा हो गया और पूरी एयर पोल्यूटेड हो चुकी है। हम शाम को हमको दिखना बंद हो जाता है। हेवेंस यहाँ पे स्काई के लिए यूज़ किया। आपकी आंखें उसे देखना बंद कर देती है, बट ये बोल रहे हैं इट विल वैनिश, वो धुआं छट जाएगा एक दिन, वो गायब हो जाएगा। एंड स्टार्स विल शाइन अगेन, और रात के समय फिर सितारे चमकेंगे। जब हमारी धुआं खत्म हो जाएगा तब फिर से सितारे चमकते हैं, क्योंकि प्रकृति सबसे पावरफुल है। नेचर इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज फॉर ऑल आर पावर एंड वेट एंड साइज। क्यों? उसका रीज़न क्या है? हमारे पास बहुत पावर है, हम मैकेनिकल हैं, और हमारे पास बहुत वेट है, बहुत पावरफुल है हम। साइज़, हमारी साइज़ बहुत बड़ी है। हम कितने भी शक्तिशाली है, कितने भी रोबोटिक हो जाए, कितने भी पावरफुल हो जाए, बट वी आर नथिंग मोर देन चिल्ड्रन ऑफ योर ब्रेन। हम कुछ नहीं हैं, सिर्फ आपके दिमाग के बच्चे हैं। वी आर योर ब्रेन चाइल्ड, हम आपके दिमाग की उपज है।
आपने ही हमें बनाया है तो आप ही हमें ख़त्म कर सकते हो। अगर हम ओवरडोज हो जाएं, कभी प्रकृति के साथ अन्याय करने लग जाएं, तो आपकी जिम्मेदारी है प्रकृति का ध्यान रखना और हमें यहाँ से विदा कर देना, या फिर हमें ऐसा बनाना कि जो हेवन्स के अंदर हेवन को ना ढक पाए। ठीक है, तो ये जो पोम थी, उस पोम का बहुत ही पॉइंट द सीक्रेट ऑफ द मशीन्स के क्या सूत्र है, मशीन कैसे निकाली जाती है, वो क्या क्या काम करती है, उसको क्या क्या चाहिए खाने को, कैसे वो अपना जीवन जीती है और कैसे हमारे वो काम आती है और हमारे को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और एंड में जिम्मेदार कौन है, मशीन का जो प्रणेता है, जन्म देने वाला, वो हम खुद ही हैं। रडियर्ड किपलिंग की बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़बरदस्त रीड नंबर 3, इसे ज़रूर पढ़िएगा। और इसके नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर मैं और ज़्यादा आगे बढ़ूंगा अगले चैप्टर के अंदर। तो रडियर्ड किपलिंग मेरा फेवरेट राइटर है, ज़रूर पढ़िएगा। जंगल बुक के राइटर हैं, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, द सीक्रेट ऑफ द मशीन्स। इट्स अ वेरी नाइस पोम टू रीड। ओके, टेक केयर, गुड डे।